टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक एरिथमिया पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने आपको साइनस एरिथमियाज के बारे में बताया था। साइनस एरिथमिया के बाद जो उसका दूसरा पार्ट बनता है दैट इज़ हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक को हम कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे नोड से जो इम्पल्स हैं वो एवी नोड से होते हुए वेंट्रिकल्स में या तो कम पहुंच रहे हैं या बिल्कुल नहीं पहुंच रहे हैं। तो किसी भी तरीके का कंडक्शन पार्ट में डिस्टर्बेंस आना हार्ट ब्लॉक का कारण होता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो हार्ट ब्लॉक रेफर टू द स्लोइंग डाउन, या तो धीमे हो जाना, और द ब्लॉकेज ऑफ द कार्डियक इम्पल्स, या कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाना। कहाँ से? वो इम्पल्स जो जनरेट हो रहे हैं ऐसे नोड से अलोंग द कार्डियक कंडक्टिव पाथवे। कंडक्टिव पाथवे या कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के लिए आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो कंडक्शन ब्लॉकेज में अगर इसमें 3 तरीके के ब्लॉकेज आते हैं। पहला होता है साइनो एट्रियल नोडल ब्लॉक, दूसरा होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल ब्लॉक, तीसरा बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है केवल साइनो ऐसे नोडल ब्लॉक पे, एवी नोडल ब्लॉक पे या बंडल ब्रांच ब्लॉक पे, तो कंप्लीट क्वेश्चन भी आता है। इस पे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं और MCQs क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी बनते हैं। तो आगे ध्यान से सुनिएगा। साइनो एट्रियल नोडल ब्लॉक दिस इज ऑल्सो नोन एज ऐसे नोडल ब्लॉक, और इसका मेन कैरेक्टराइज फीचर होता है कि ब्लॉकेज ऑफ इम्पल्स कंडक्शन फ्रॉम ऐसे नोड टू एट्रिया। तो ऐसे नोड से इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू जो एट्रिया में जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं इम्पल्स ऐसे नोड से, और साथ में ही एवी नोड तक ये इम्पल्स जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं या कम पहुंच पा रहे हैं। सो दिस साइनोएट्रियल ब्लॉक में मैनिफेस्ट एज सिक साइनस सिंड्रोम। सिक साइनस सिंड्रोम पे अलग से शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे MCQs क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अभी बाद में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वर्टेड P वेव एंड नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स। P वेव का इन्वर्जन हो जाता है जबकि QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉर्मल रहता है। एवी नोडल ब्लॉक, अच्छा, रेट इज़ स्लोअर दैन एस साइनस रिदम, और रेट भी जो है वो साइनस रिदम के कंपैरिजन में जो कि 75 बीट्स पर मिनट है उसके कंपैरिजन में कम होती है। नेक्स्ट आता है एवी नोडल ब्लॉक। एवी नोडल ब्लॉक 2 तरीके से होता है। जब एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। पहला हमने पढ़ा जब एट्रिया साइन ऐसे नोड से एट्रिया के साथ में जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एवी नोडल ब्लॉक, अब एट्रिया से वेंट्रिकल का कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। पहला है इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, दूसरा है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक में इम्पल्स की जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक पहुंच रहे हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जबकि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंचने वाले कोई भी इम्पल्स नहीं जाते। तो इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं इसे, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक इसे 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट को भी फर्दर 2 में डिवाइड किया गया, 1st डिग्री एवी नोडल ब्लॉक और 2nd डिग्री एवी नोडल ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है आपसे, वाइवा वॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक के बारे में बताइए, या 1st डिग्री एवी नोडल ब्लॉक के बारे में बताइए, या 2nd डिग्री एवी नोडल ब्लॉक के बारे में बताएं। तो अभी हम लेते हैं इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक 1st डिग्री एवी नोडल ब्लॉक। तो एवी नोडल 1st डिग्री का क्या मतलब है? कैरेक्टराइज्ड बाय द स्लोइंग ऑफ द कंडक्शन एट द लेवल ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एवी नोड से जो कंडक्शन है वो स्लो हो गया है नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ। ऐसे नोड से कहाँ जाएगा? एवी नोड की तरफ, एवी नोड से वेंट्रिकल्स में। तो एवी नोड के लेवल पे कंडक्शन जो है वो स्लो हो गया। एट्रियल इम्पल्सेस रीच वेंट्रिकल्स बट PR इंटरवल इज एबनॉर्मली लॉन्ग, मोर देन 0.21 सेकेंड। यहाँ देखिए नॉर्मली जो PR इंटरवल है वो इस ग्राफ में यहाँ दिखाया जा रहा है, जबकि 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये PR इंटरवल जो है ये बढ़ गया है। सो दिस टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक इज़ नोन एट 1st डिग्री एवी नोडल ब्लॉक। दूसरा होता है 2nd डिग्री एवी नोडल ब्लॉक। सो इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज़। किसी भी वजह से जनरेट होने वाले इम्पल्स में या हार्ट में कोई भी डिसीज़ आ जाए उसकी वजह से ये एवी नोडल ब्लॉक होता है। नॉट ऑल एट्रियल इम्पल्सेस आर कंडक्टेड टू वेंट्रिकल्स। इसमें सारे इम्पल्सेस जो हैं वो वेंट्रिकल्स तक कंडक्ट नहीं हो रहे। इसमें इम्पल्स कंडक्ट हो रहे थे, स्लो हो रहे थे, स्लो होने की वजह से PR इंटरवल बढ़ रहा था।
इसमें इम्पल्सेस जो हैं सेकेंड डिग्री में एवी नोड से वेंट्रिकल्स की तरफ जो कंडक्शन है वो सारा नहीं हो रहा, यानी कुछ इम्पल्स ड्रॉप हो रहे हैं। सो वन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आफ्टर एवरी 2, 3, 4 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब 2, 3 या 4 हो तब कोई एक वेंट्रिकल के पास इम्पल्स पहुंच रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इस तरीके का जो ब्लॉक है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, 2:1, यानी एट्रिया 2 बार जब इम्पल्स जनरेट करे तो इम्पल्स ट्रांसमिट करे तो वेंट्रिकल के पास 1 बार पहुंच रहा है। 3:1 एट्रिया में 3 इम्पल्स आ रहे हैं तो वेंट्रिकल्स में 1 पहुंच रहा है। 4:1 फिनोमिना जिसमें एट्रिया में 4 इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं लेकिन वेंट्रिकल तक सिर्फ 1 पहुंच रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट ब्लॉक। यहाँ देखिए ये नॉर्मल ईसीजी ग्राफ है, ठीक है। 2:1 ब्लॉक में यहाँ देखिए एक पी वेव यहाँ आ गई लेकिन उसके बाद कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया, यानी 2 एट्रिया के इम्पल्स के बाद वेंट्रिकल्स का 1 इम्पल्स पहुँचा, यानी 1 क्यूआरएस पहुँचा। 3:1 में 2 बीच में पी वेव्स आ गई, दोनों के बाद कोई भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया, यानी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन करा जब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तब जाके 1 इम्पल्स आया वेंट्रिकल्स के पास। सो दिस इज़ नोन एज 3:1 ब्लॉक, ठीक है। अब सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में 2 अदर फिनोमिनाज भी होती है जिसे हम मोविट्स टाइप 1 ब्लॉक या वैन कैन बैक फिनोमिना भी बोलते हैं, मोविट्स टाइप 2 ब्लॉक या पीरियोडिक ब्लॉक भी बोलते हैं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है पर ध्यान से देखिएगा। सो वैन कैन बैक फिनोमिना क्या होती है, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल इन सक्सेसिव बीट्स एंड फाइनली अ फेलियर ऑफ वन इम्पल्स टू बी ट्रांसमिटेड। इसमें क्या होता है कि जो पीआर इंटरवल है वो पहले थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा और फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होगी उसकी, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा एंड फाइनली फेल हो जाएगा जिसमें 1 इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होता है। इस तरीके का जो ईसीजी है वो देखा जाता है एक्यूट इन्फीरियर एमआई में, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में या एक्यूट कार्डाइटिस में। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए प्रोग्रेसिवली लेंथनिंग, यानी ये नॉर्मल ईसीजी ग्राफ है, पीआर इंटरवल, यहाँ पीआर इंटरवल पहली बार की तुलना में दूसरी बार ज़्यादा बढ़ा, अब ये दूसरी बार की तुलना में पीआर इंटरवल जो है वो बढ़ता गया और यहाँ पे एक ड्रॉप जो 1 बीट जो है वो क्यूआरएस की ड्रॉप हो गई, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो जैसे बढ़ा तो उसमें इसके बाद 1 बीट ज़रूर ड्रॉप हो जाएगी। सो दिस इज़ नोन एज वैन कैन बैक फिनोमिना। मोविट्स टाइप 2 ब्लॉक, पीरियोडिक ब्लॉक, ये 2:1, 3:1 हार्ट ब्लॉक की तरह ही होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओकेजनल फेलियर ऑफ कंडक्शन दैट रिजल्ट इन एन एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। सो वेंट्रिकल बीट में फॉलो एवरी 2 और 3rd एट्रियल बीट। और इस तरीके का जो क्या कहते हैं ब्लॉक है वो देखा जाता है एक्यूट एंटीरियर एमआई में, कोई डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ कंडक्शन सिस्टम। सो इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरीके के फिनोमिना मोविट्स टाइप 2 में देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं 3rd टाइप, दैट इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की, एवी नोडल ब्लॉक, और एवी नोडल ब्लॉक का 3rd पार्ट था ये इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, 1st डिग्री हो गया, 2nd डिग्री हो गया, अब आएगा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, यानी इम्पल्स जो है वो बिल्कुल ही एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ नहीं जाएगा, इसे 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। इसका मेन कॉज क्या होता है कि सेप्टल मायोकार्डियल इन्फेक्शन और डैमेज टू द बंडल ऑफ हिज ड्यूरिंग सर्जिकल करेक्शन ऑफ कंजेनाइटल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आपको कंजेनाइटल डिफेक्ट मेरे चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। इस तरीके के डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो सर्जिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं उसकी वजह से कई बार बंडल ऑफ हिज में डैमेज हो जाता है या फिर सेप्टल मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो इन दोनों कारणों से 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हेन कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स इज कम्प्लीटली इंटरप्टेड, दैट इज नोन एज कंप्लीट और 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, एंड दिस रिजल्ट इन वेंट्रिकल्स बीट एट अ लो रेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम एट्रिया। तो इस कंडीशन में वेंट्रिकल अपने आप एक बीट जनरेट करने लग जाता है जब उसके पास एट्रिया से कोई भी इम्पल्स नहीं पहुंच रहा होता है। इस बीट को बोलते हैं इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। इडियोवेंट्रिकुलर रिदम पे शॉर्ट नोट या वाइवा वॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बीट वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, 35 to 45 बीट्स पर मिनट ये जनरेट करता है।
ये क्यों करता है? पहला तो ड्यू टू डिसीज इन एवी नोड, या तो एवी नोडल ब्लॉक है, तो इन दिस रिमेनिंग नोडल टिश्यू बिकम्स अ पेसमेकर। तो वेंट्रिकल में अब ऐसे नोड से इम्पल्स जा नहीं रहा, एवी नोडल आगे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे नोड से जब इम्पल्स एवी नोड पे पहुंचा और उसके बाद आगे ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा, तो वेंट्रिकल अपने आप जो जनरेट करेगा तो वो वहाँ के प्रेजेंट होने वाले पेसमेकर टिश्यू यानी बंडल ऑफ हिज या परकिंजे फाइबर्स की रिदम पे ये बीट जनरेट होगी। द रेट ऑफ इडियोवेंट्रिकुलर रिदम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 बीट्स पर मिनट, और ये कम भी हो जाती है, तकरीबन 15 तक भी कम हो जाती है, ठीक है। ब्लॉक इन कंडक्टिंग सिस्टम बिलो द नोड, ये 15 तक कब होगी? जब नोड के नीचे यानी परकिंजे फाइबर्स में जो है वेंट्रिकुलर पेसमेकर इज़ लोकेटेड मोर पेरिफेरली इन कंडक्टिंग सिस्टम, क्योंकि ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज, तो बंडल ऑफ हिज के बाद लास्ट में परकिंजे फाइबर्स आते हैं। तो ये जो बंडल ऑफ हिज की जो पोजीशन होती है वो बहुत पेरिफेरली होती है कंडक्टिंग सिस्टम में, और ये 35 से 15 बीट्स पर मिनट जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। सो देयर मे ऑल्सो बी पीरियड्स ऑफ ए सिस्टोल, और इस वजह से कई बार इतनी कम रिदम बीट पे जनरेट जो इम्पल्स होते हैं उसमें कई बार सिस्टोल की कंडीशन आती ही नहीं है 1 मिनट या उससे ज़्यादा। सो दिस रिजल्ट इन सेरेब्रल इश्केमिया, यानी सिस्टोल गैप में चला गया, सिस्टोल आ ही नहीं रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं आ रहा, तो हार्ट पंप करके ब्लड बाहर भेज ही नहीं रहा। इसकी वजह से सेरेब्रल इश्केमिया, सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, दैट कॉज डिजीनेस एंड फेंटिंग, एंड दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम इज़ नोन एज स्टोक एडम सिंड्रोम। और इस बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। सो स्टोक एडम सिंड्रोम तब होने के चांसेस होते हैं जब इंफ्रानोडल ब्लॉक हो और इम्पल्स जो है वो आगे की तरफ कंडक्ट नहीं हो पा रहा और इस स्टोल की कंडीशन आ गई। सो दिस इज़ नोन एज स्टोक एडम सिंड्रोम। यहाँ ECG ग्राफ में देखिए, ये नॉर्मल PR कॉम्प्लेक्स ACR कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में PR इंटरवल एबनॉर्मली लॉन्ग हो गया, ये देखिए ये PR इंटरवल है। 2:1 हार्ट ब्लॉक सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में तरीके से 3 P वेव आती हैं और फिर QRS कॉम्प्लेक्स आता है, दैट इज नोन एज 3:1। वैन कैन पेक फिनोमिना सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो PR इंटरवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज ड्यू टू लेंथनिंग, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये वैन कैन पेक फिनोमिना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में देखिए कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में P वेव QRS कॉम्प्लेक्स, देन P वेव, यानी एट्रिया की जो रेट है वो जब 107 है तो वेंट्रिकल के पास 43 इम्पल्स है। सो दिस इज़ नोन एज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कंडीशन। तो आई होप कि अगर हम एक साथ इन चीज़ों को आपस में कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हमसे जब बच्चों से अक्सर पूछा जाता है वैन के बैक फिनोमिना, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, तो अलग अलग पढ़ने से कई बार चीज़ों का समझना और उनका एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो हमने कोशिश की है कि आपको कंपैरिजन जोन में ला के और चीज़ों को आमने सामने करके कोशिश की है कि हार्ट ब्लॉक्स को आप अच्छे से डिफाइन कर पाएँ और समझ पाएँ। इसी तरीके के आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।